तो हम लोग बात कर रहे थे हिस्टोरिकल स्कूल, और हिस्टोरिकल स्कूल की जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में हमने कहा था कि चूंकि प्राकृतिक विधि विचारधारा स्वतंत्रता और समता, प्राकृतिक विधि विचारधारा में जितने लोग थे उन्होंने या तो अपना विश्लेषण स्वतंत्रता के आधार पर शुरू किया और या समता के आधार पर। जो लोग ईश्वर की इच्छा इसे कानून मान रहे थे वो भी ये मान के चल रहे थे कि ईश्वर की इच्छा लोगों में विभेद ये नहीं कर सकती और लोगों को गुलाम बनाने की तो सोच ही नहीं सकती। इसके अलावा प्राकृतिक विधि विचार में जितने लोग आए उन्होंने तो स्वतंत्रता और समता इसी के आधार पर चिंतन ये शुरू किया। तो स्वतंत्रता और समता ये दो बातें निकल कर आई थी जिसके आधार पर विधि विचारधारा ने, जो प्राकृतिक विधि विचारधारा थी, उसने विधि की व्याख्या की थी। उसने कहा था कानून वही है जो स्वतंत्रता और समता इसको निर्धारित करे, और स्वतंत्रता और समता की सबने अपने अपने ढंग से व्याख्या की थी। रूसो इन्होंने भी व्याख्या की थी और इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता लोगों को तब अनुभव होती है जब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छा से अपने को व्यक्ति के रूप में, ठीक है, जो उसकी आइडेंटिटी है उसको छोड़कर अपने को समुदाय के तौर पर परिवर्तित कर लेता है। आपकी एक आइडेंटिटी इंडिविजुअल है और एक आइडेंटिटी आपकी कलेक्टिव है। आप कहते हैं हम सब इस गांव के निवासी हैं, तो एक गांव के रेजिडेंट के तौर पर आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी है और एक आपकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत आइडेंटिटी है। तो रूसो कह रहा था कि व्यक्ति ने अपनी इच्छा से अपना ये रूप परिवर्तन किया और व्यक्ति से समुदाय, इसमें उसने खुद को परिवर्तित किया। रूसो जिस समय ये बात कह रहा है उस समय रूसो का ये मात्र ख्याल है, क्योंकि ये अवस्था मानव सभ्यता की शुरुआती दिनों में पैदा हुई होगी, अगर हुई होगी तो। रूसो मानव सभ्यता का अनुमान लगा रहा है कि मानव सभ्यता कैसे विकसित हुई होगी और कैसे राज्य आदि संकल्पनाएं अस्तित्व में आई होगी। तो रूसो ने एक तर्क प्रस्तुत किया कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य ने अपनी व्यक्तिगत पहचान को छोड़कर स्वयं को समुदाय के तौर पर परिवर्तित किया और ऐसा उसने अपनी इच्छा से किया। और फिर जब समुदाय के रूप में उसने अपने को परिवर्तित कर लिया तब उसकी व्यक्तिगत इच्छा से अलग हटकर समुदाय की एक सामान्य इच्छा है और समुदाय की सामान्य इच्छा के मुताबिक एक व्यक्ति को शासन और सत्ता इसको चलाने का दायित्व, या यूं कहें लोगों के दैनंदिन जीवन को, डेली रूटीन लाइफ को रेगुलराइज करने के लिए कमांड जारी करने का हक ये मिल गया। और ये जो कमांड है ये चूंकि सामान्य इच्छा, इसकी पूर्ति के लिए किसी के द्वारा जारी किए जा रहे थे, तो जिसके द्वारा जारी हो रहे थे उसको राज्य कहा गया। और चूंकि वो सामान्य इच्छा की पूर्ति के लिए जारी किए जा रहे थे, उस व्यक्ति के द्वारा या उस संस्था के द्वारा अपनी इच्छा ये नहीं चलाई जा रही थी। इसलिए समुदाय के सामान्य जो लोग थे उन्हें स्वतंत्रता इसका अनुभव हो रहा है। और रूसो ये कहता है कि इस प्रकार इन कमांड्स के मुताबिक शासन चलाने को ही संप्रभुता या सोवर्निटी इसका उपयोग ये कहा जाता है।
ऐसा रूसों का विचार है। ठीक है, तो रूसों ने एक विचार प्रस्तुत किया है कि समुदाय की सामान्य इच्छा, इसके मुताबिक देश का शासन चलता है तो वह समुदाय प्रसन्न रहता है। लेकिन यह विचार सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, यानी सब जगह पर समुदाय की सामान्य इच्छा से शासन चलेगा तो लोग खुश रहेंगे। यह बात उसी तरह दुनिया के प्रत्येक हिस्से में सच है जैसे विज्ञान के नियम दुनिया के प्रत्येक हिस्से में सच है। यानी रूसों के इस सिद्धांत की जो, ठीक है, आपकी प्रासंगिकता है वो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, वो यूनिवर्सल है। ठीक है ना। तो रूसों ने यह सिद्धांत कहां प्रस्तुत किया? फ्रांस में। और उस समय पूरी दुनिया में प्राकृतिक विचार प्रभावी है और पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और समता यही कानून का आधार माने जा रहे हैं। और हर काल में एक विचार के विरोधी लोग रहते हैं। प्रत्येक विचार के विरोधी लोग हर समाज में हर समय रहते हैं। लेकिन एक समय में एक विचार प्रभावी होता है और दूसरे समय में दूसरा विचार प्रभावी होता है। आप लोग उस समय नहीं रहे होंगे, हम रहे हैं। 80 और 90 का दशक देखेंगे, 2000 तक का दशक देखेंगे तो मंडल और रिजर्वेशन ये समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा था। सारा समाज इसी पर बटा हुआ था। और आज आप देखेंगे तो राष्ट्रीयता का विचार ये ज्यादा प्रभावी हो रहा है। तो काल, टाइम बदलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि जब मंडल का विचार प्रभावी हो रहा था तब राष्ट्रीयता की बात करने वाले लोग नहीं थे। लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा था। क्यों? एक विचार प्रभावी हो रहा है और जब वो विचार असफल होता है तो फिर उस विचार के जो विरोधी लोग होते हैं उन्हें बोलने का अवसर ये मिलता है। ये मानव का इतिहास है, ये विचारों का इतिहास है। ऐसा ही होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। कालांतर में वो विचार प्रभावी होता है, फिर उसका भी समय, उसके बाद कोई और विचार आता है। और इसीलिए आप देखेंगे सत्ता प्रतिष्ठानों में एक बात प्रचलित होती है कि आज तुम्हारी सत्ता है तो कल हमारी भी आएगी, और आती ही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से गप्पबाजी के तौर पर कही जा रही हो, ये ठीक नहीं है। ऐसा ही होता है। अब हुआ क्या? फ्रांस सहित पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और समता यही कानून के आधार हैं। इसके विरोधी विचार के लोग मौजूद थे। ये यूं कहें, वो लोग मौजूद थे जो स्वतंत्रता इस शब्द का विश्लेषण अलग ढंग से कर रहे थे। जिस ढंग से प्राकृतिक विधि विचार के लोग इस शब्द का विश्लेषण कर रहे थे उससे कुछ अलग इस शब्द का विश्लेषण कर रहे थे। जो हिस्टोरिकल स्कूल के लोग हैं वो कहते हैं स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र, अपने तंत्र का विकास, अपने तंत्र से शासित होना। और प्राकृतिक विचार क्या कहता है? कि विचार ये स्वतंत्र होना चाहिए। यानी प्राकृतिक विचार जो स्वतंत्रता की व्याख्या करता है वो शक्ति और अधीनता इससे मुक्ति के रूप में करता है। और जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो जो स्वतंत्रता की व्याख्या करता है वो अपने तंत्र के विकास के रूप में करता है। यही मूल अंतर है प्राकृतिक विधि विचार
और हिस्टोरिकल स्कूल का, क्योंकि वो तो बेवकूफ है जो ये कहता है कि विधि इसे स्वतंत्रता या समता का संरक्षण करने वाला नहीं होना चाहिए। ये तो कोई कह ही नहीं पाएगा। ठीक है, फिर भी प्राकृतिक विचारधारा के विरोध में हिस्टोरिकल स्कूल आ गया। तो हिस्टोरिकल स्कूल ने और कुछ नहीं किया है, जो किया है वो स्वतंत्रता की डेफिनेशन बदल दी। ये तो कह ही नहीं पाएंगे। अरे कोई ये कैसे कह देगा कि आपको गुलाम होना चाहिए? ये तो कोई कह ही नहीं पाएगा। लेकिन स्थिति की व्याख्या विभिन्न दृष्टिकोणों से की जा सकती है। हमने आपसे कहा था कि एक शहर में एक व्यक्ति पत्थर फेंकते घूम रहा था। किसी ने उससे पूछा था कि पत्थर क्यों फेंकते हो? उसने कहा था कि हम शेर चीते भगा रहे हैं। उस आदमी ने कहा था कि शेर चीते हमने तो देखे नहीं, हम इसी शहर में बड़े हो गए, शेर चीते जंगल में होते हैं। तो उसका जवाब था कि हम लगातार भगा रहे हैं इसीलिए तो नहीं देख रहे हो। स्थिति एक ही होती है, व्याख्याएं अलग अलग होती हैं, और बुद्धिजीविता का लक्षण यही है कि कोई व्याख्या गलत नहीं दिखाई देती। एक व्याख्या स्वतंत्रता की चल रही है, और वो स्वतंत्रता की व्याख्या शक्ति और अधीनता, इससे मुक्ति, इसको स्वतंत्रता मानती है। और इस विचार के आधार पर कि स्वतंत्रता का अर्थ है शक्ति और अधीनता से मुक्ति, फ्रांस की क्रांति हो गई। और फ्रांस की क्रांति जब असफल हुई, तब शक्ति और अधीनता से मुक्ति के रूप में स्वतंत्रता के जो प्रचारक थे, उनकी बात को जबरदस्त झटका लगा। यह महसूस किया गया कि शक्ति और अधीनता, इससे मुक्ति, यही स्वतंत्रता नहीं है। इससे कुछ अलग हटकर स्वतंत्रता की परिभाषा यह होती है। कल हम लेटे सोचते रहे, स्वतंत्रता दिवस था, तब मेरे दिमाग में, ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल और नेचुरल स्कूल का जो अंतर है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। अब हुआ क्या है कि जो प्राकृतिक विचार है वो शक्ति और अधीनता, इससे मुक्ति को स्वतंत्रता मानना है, और वो बात असफल हो गई। शक्ति और अधीनता, इससे मुक्ति तो मिलती नहीं, और शक्ति और अधीनता, इससे मुक्ति तो संभव भी नहीं। और शक्ति और अधीनता, इससे मुक्ति हर परिस्थिति में लाभकर यह भी नहीं है। अगर हर परिस्थिति में आप शक्ति और अधीनता से मुक्ति पा जाएंगे तो उद्दंड हो जाएंगे। उद्दंडता स्वतंत्रता तो नहीं हो सकती। इसका मतलब उन लोगों को बोलने का अवसर मिला जिन्होंने शक्ति और अधीनता इस रूप में स्वतंत्रता की परिभाषा का शुरुआत से विरोध किया था। और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का एक ही अर्थ है अपने तंत्र का विकास। ठीक है, स्वतंत्र, इसका विकास। अर्थात कोई व्यक्ति जब तक अपनी सामाजिक जरूरतों, अपनी भौगोलिक जरूरतों के मुताबिक अपने जीवन के तरीके को विकसित नहीं करेगा, तब तक न तो वो स्वतंत्र हो सकता है और न वो शांत हो सकता है, न समता आ सकती, कुछ नहीं हो सकता। और व्यक्ति प्रसन्न कैसे होगा, ये विचार का विषय नहीं है, ये खोज का विषय है। आप कैसे प्रसन्न होगे ये आप जानते नहीं हो।
अगर जानते होते तो दुनिया में दुख होता ही नहीं है। आप तरीके आजमाते हो कि शायद क्रिकेट खेलने से प्रसन्नता मिल जाए, शायद किताब पढ़ने से प्रसन्नता मिल जाए। प्रसन्नता अनुभव योग्य है, प्रसन्नता विचार योग्य नहीं है। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता है वो अव्वल तो हिस्टोरिकल स्कूल के विचारकों के मुताबिक ये अपने तंत्र का विकास है जो अपनी परिस्थितियों के मुताबिक होगा, और इसका लक्ष्य क्या होगा? मानव को शांत और प्रसन्न बनाना। इसका लक्ष्य, कानून का लक्ष्य तो यही है। प्रत्येक विचारक इसी बात की चिंता कर रहा है कि आखिर कानून का पालन लोग कर क्यों रहे हैं, और प्रत्येक विचारक एक ही निष्कर्ष पर आता है कि कानून का लक्ष्य है, ठीक है, यह कानून का पालन लोग इसीलिए कर रहे हैं कि कानून उन्हें शांत और प्रसन्न कर देता है। तो हिस्टोरिकल स्कूल के लोग कह रहे हैं कि वो शांत और प्रसन्न कब होगा? जब अपने तंत्र का विकास करेगा, अपनी जरूरतों के मुताबिक, जो उसे अपना लगेगा। आखिर अंग्रेजों का विरोध हम कर क्यों रहे थे? अगर सिर्फ इसलिए कि वे 1000 मील दूर के निवासी हैं, तो इस बात का तो कोई औचित्य नहीं हो सकता। अगर कोई 1000 मील दूर का रहने वाला है तो क्या हमारा दुश्मन है? क्या अगर उनकी चमड़ी गोरी है तो इसलिए हम उनका विरोध कर रहे थे? अगर हम इसलिए उनका विरोध कर रहे थे तो हम उन्हीं के जैसे तो हैं। वो हमारी चमड़ी काली है इसलिए वे हमारा विरोध करते हैं, हम उनकी चमड़ी गोरी है इसलिए उनका विरोध करते हैं। तो आखिर हम में उनमें फर्क क्या? बस पक्षों का फर्क हो गया, इसके अलावा तो कोई अंतर तात्विक दृष्टिकोण से बात करें तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम खुद को महान मानते। क्यों खुद को महान मानते हैं? हम खुद को नहीं मानते, हम उन लोगों को महान मानते हैं जिन्होंने उनके विरोध में खड़े होकर आवाज उठाई। क्यों? काहे? इसलिए, या यूं कहें कि वो आवाज उठा ही क्यों रहे थे? उन्हें उठानी नहीं चाहिए थी। क्या फर्क पड़ता है विलियम बेंटिक राज्य करेंगे या नरेंद्र मोदी राज्य करेंगे? क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हमारे जीवन पर तो कोई असर नहीं आता। ठीक है, लोग कहते भी है कोई नृप होए हमें कहा नहीं। फर्क पड़ता है। विलियम बेंटिक अपने तंत्र के मुताबिक शासन चलाते हैं, हमारा व्यक्ति हमारे तंत्र के मुताबिक शासन चलाता है। जब हमारे तंत्र के मुताबिक शासन चलता है तब हमें स्वतंत्रता का बोध होता है, अनुभव होता है। हम दूसरे की परंपराओं और रूढ़ियों से शासित होने को तैयार नहीं, हम उनकी जीवन पद्धति से शासित होने को तैयार नहीं है। अगर हम उनकी वो अपनी जीवन पद्धति से हमें शासित करना चाहते हैं, हम खुद की जीवन पद्धति से शासित होना चाहते हैं। और जीवन पद्धति का विकास, ठीक है, वही जीवन पद्धति मानी जा सकती है जो आपको शांत और प्रसन्न करे। जो आपको अशांत और दुखी करे वो जीवन पद्धति नहीं हो सकती। ठीक है, वो तो एक बीमारी है, एक विकृति है। वो जीवन पद्धति कैसे हो सकती है? तो जीवन पद्धति व्यक्ति को शांत और प्रसन्न बनाती है। शांत और प्रसन्न कोई कैसे होगा यह विचार का विषय ही नहीं है, क्योंकि शांत और प्रसन्नता ये बदलाव में है। आप अशांत और अप्रसन्न होंगे तभी तो शांत और प्रसन्न होने की सोचेंगे, और बदलाव में असुरक्षा है। आप बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। कहा जाता होम सिकनेस है इनमें।
क्योंकि बदलाव अनजाना है, अज्ञात है। आपने जो सोचा है शायद होगा और शायद नहीं भी होगा। अगर ना हुआ तो वर्तमान स्थिति ज्यादा बेहतर है, इसलिए आपका दिमाग कहता है कि ऐसे ही रहो। तर्क बुद्धि, विचार, ये तो बदलाव आने ही नहीं देगा। ठीक, अतर्क बुद्धि बदलाव लाती है। जो होगा देखा जाएगा, हम तो करेंगे ऐसा। ठीक है, और जब हम करेंगे ऐसा, फिर जो परिणाम आएगा हो सकता है वो सुखद हो, और जब वो सुखद होगा तब जीवन पद्धति विकसित होती है। इसलिए वे लोग जो हिस्टोरिकल स्कूल के प्रभावी होने के समय, ठीक है, सत्ताओं में थे, या जिनकी बात सुनी जा रही थी, सत्ता में जरूरी नहीं सरकार चला रहा हो कोई, ठीक है, विचारकों में भी लोग सत्ता में होते, उनकी बात ज्यादा सुनी जा रही होती है, और कुछ लोग होते वो विचार अपना करते रहते, उनकी कोई नहीं सुनता। ठीक है ना, तो सत्ता में वे माने जाएंगे जिनकी सुनी जा रही है। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि जिनकी सुनी जा रही है उनके विरोधी विचार के लोग मौजूद नहीं है, आए उनकी कोई सुनी नहीं रहा। ठीक है ना, तो प्राकृतिक विधि विचार ये कहता है विचार से लोग शांत और प्रसन्न होंगे। क्यों? स्वतंत्रता का अर्थ है शक्ति और अधीनता से मुक्ति। ठीक है, समता का अर्थ है विभेदीकरण का अभाव। इससे लोग शांत और प्रसन्न होंगे। उसी समय लोग हैं वो कहते हैं ना, स्वतंत्रता का अर्थ शक्ति और अधीनता से मुक्ति नहीं है, क्योंकि ये तो असंभव स्थिति की बात कर रहे हो आप। शक्ति और अधीनता से मुक्ति अगर ये होगी तो पिता के, ठीक है, प्राधिकार से आप मुक्त होंगे, तो आप क्या होंगे? लफंगे। ठीक है, कैसे मुक्त हो जाएंगे शक्ति और अधीनता से? शक्ति और अधीनता से मुक्ति सदैव सुखदायी तो नहीं हो सकती। इस एस्पेक्ट को समझा है हिस्टोरिकल स्कूल ने। स्कूल कोई बेकार नहीं, विचार कोई बेकार नहीं। तो हिस्टोरिकल स्कूल ये सोच रहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ है अपने तंत्र का विकास, और अपने तंत्र का ऐसा विकास जो व्यक्ति को शांत और प्रसन्न करे। और व्यक्ति को क्या शांत और प्रसन्न करेगा ये सोचा नहीं जा सकता। ये सोच का विषय नहीं है, ये कार्य का विषय है, ये करने का विषय है। क्योंकि स्थिति में बदलाव यही अशांत को शांत करेगा, और बदलाव अज्ञात है, बदलाव की कोई गारंटी नहीं है। आदमी करके देखता है, अगर बदलाव सुखद होता है तो बदलाव जैसे उसने किया उसी को जीवन की पद्धति बनाता है वो। इसका मतलब यह हुआ कि बदलाव रोमांस की उपज है, बदलाव अतर्क बुद्धि इसकी उपज है, और बदलाव आप अपनी हैसियत को, कहते हैं जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, आप अपनी हैसियत को देखकर बदलाव लाते हैं। इसका मतलब यह हो गए कि स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाली जीवन प्रणाली, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाली विधि तर्क बुद्धि की उपज नहीं है, ये रोमांस की उपज है, ये अतर्क बुद्धि की उपज है, और ये राष्ट्रीयता के लक्षण से युक्त है। ठीक है, और इस विचार को प्रभावी, ठीक है, कब किया जा सका? जबकि स्वतंत्रता और समता के आधार पर फ्रांस की क्रांति हुई है। किस स्वतंत्रता और समता के आधार पर? इस स्वतंत्रता और समता के आधार पर कि स्वतंत्रता का अर्थ है शक्ति और अधीनता से मुक्ति, और यह पाया गया कि स्वतंत्रता शक्ति और अधीनता से मुक्ति के रूप में कभी आई ही नहीं। यह आई तो बहुत आंशिक आई, लोग सरकार की शक्ति और अधीनता से मुक्त हो गए होंगे, लेकिन परंपराओं की, रिश्तों की, ठीक है, स्थितियों की शक्ति और अधीनता से मुक्त कभी नहीं हुए। ठीक है, तब हिस्टोरिकल स्कूल का यह विचार कि स्वतंत्रता का विचार है, स्वतंत्रता का अर्थ है अपने तंत्र का विकास,
अपनी तंत्र का मतलब अपनी जीवन पद्धति, इसका विकास और इससे शासित होना। और अपने तंत्र का विकास यह हमेशा किससे होता है? अतर्क बुद्धि से, तर्क बुद्धि से नहीं। रोमांस यानी कल्पना। रोमांस, इसका अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रोमांस का अर्थ है ऐसा विचार जो आपको प्रसन्न करता है। ठीक है, बस सिर्फ इतना ही रोमांस होता है, एक ऐसा विचार जो आप में प्रसन्नता ला देता है, आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो रोमांस अतर्क बुद्धि और राष्ट्रीयता के लक्षण से युक्त होकर जब विधि पैदा होती है, अर्थात जीवन प्रणाली पैदा होती है, अर्थात तंत्र पैदा होता है, तो वो व्यक्तियों को स्व का तंत्र अनुभव होता है और वे खुद को स्वतंत्र अनुभव करते हैं। दिस वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ हर, ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल। अब इसके प्रतिनिधि विचारक, ठीक है, ये कौन कौन है प्रतिनिधि विचारक? अर्थात जिन्होंने अपने अध्ययन को इन बातों पर आधारित किया है। उनमें सेविनी, उनके शिष्य पुख्ता, गियर्क और सन हेनरीमैन, 4 नाम प्रमुख हैं। हालांकि हर्बर्ट स्पेंसर भी हिस्टोरिकल स्कूल में माने जाते हैं, और हर्बर्ट स्पेंसर अकेले ऐसे आदमी है जो सोशियोलॉजिकल स्कूल उसमें भी पढ़े जाते हैं। आपसे प्री में खूब पूछा जाता है, क्योंकि प्री में जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं, प्री विशेषकर बात कर रहा हूं जे की, जे सबसे 2 कौड़ी का कंपटीशन है हमारी नजर में। क्योंकि 2 कौड़ी का कंपटीशन हम उसे इसलिए मानते हैं, कारण यह है कि जे जो होकर आता है उसका अहम आसमान छू रहा होता है, और जो विद्या आपको अहंकारी बनाए उससे ज्यादा खराब सोसाइटी के लिए तो और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जे हमारी नजर में तो एकदम बेकार कंपटीशन है, लेकिन आप लोगों के लिए वही गूलर का फूल है। ठीक है, तो वो अलग बात है। अब कभी मिलिएगा एज एडवोकेट उस अधिकारी से जो पीसीएस जे हो, और उस अधिकारी से जो पीसीएस जे को छोड़कर अन्य किसी तरीके से जुडिशरी में आया हो, आपको व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क लगेगा। ये नितांत अहंकारी लोग हैं, ठीक है, और पता नहीं खुद को क्या मान रहे हैं। खैर, जो भी है, तो हम जिस कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जिस कंपटीशन की प्री की बात कर रहे हैं, वो पीसीएस जे, उसमें आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि हर्बर्ट स्पेंसर ये किस स्कूल के हैं। ठीक है, तब आप, अगर ये पूछा जा रहा है तो हिस्टोरिकल लिखें, और अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन है जो हिस्टोरिकल में भी है और सोशियोलॉजिकल में भी है, तो भी हर्बर्ट स्पेंसर ही उत्तर है। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ये भी हिस्टोरिकल स्कूल में माने जाते हैं। शुरुआत सेविनी से होती है। ठीक है, तो सेविनी, इसने इस बात का सबसे पहले उपयोग किया, और जिस समय यह उपयोग कर रहा है, समय महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है तो वो जो कुछ कह रहा है वो क्यों कह रहा है, इसका भी महत्व होता है। सिर्फ आप जो कह रहे हो उसका महत्व नहीं होता, जो नियत है आपकी, इसका भी फर्क होता है। नीति अच्छी हो सकती है, नियत खराब हो सकती है। ठीक है, और अक्सर महापुरुषों में और हम में नीति और नियत, इसका ही फर्क है। अन्यथा नीति तो उन्होंने जो अपनाई वही हम अपना रहे हैं, लेकिन उनकी नियत अलग है और हमारी नियत अलग है। अगर कृष्ण झूठ बुलवा रहे हैं खड़े होकर खुद भगवान की मान्यता के साथ, तो उनकी नियत जीवन मूल्यों की स्थापना है, एक ऐसे समाज की रचना है जिसमें जीवन मूल्यों का अपमान करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, और वो कोई हो।
ठीक है, और हम झूठ बोलते हैं तो अपने लिए सुखद सामग्री कैसे इकट्ठी करें इसे सोचकर। तो नियत का ही अंतर होता है, और आदमी के व्यक्तित्व का संपूर्ण विश्लेषण उसकी नियत इस पर नजर डाले बिना हो भी नहीं सकता। तो सैविनी की नियत को जरूर ध्यान में रखना है। सैविनी उस समय जर्मनी में अच्छा, एक चीज और होती है, किसी भी विचार का जो विरोध होता है वो सब जगह एक सा हो, यह भी आवश्यक नहीं होता। तो स्वतंत्रता, शक्ति और अधीनता, इस मुक्ति, इस रूप में जो चित्रित की गई, इस बात का सर्वाधिक सशक्त विरोध इंग्लैंड और जर्मनी में ही हुआ। इसलिए आप हिस्टोरिकल स्कूल का डेवलपमेंट इंग्लैंड और जर्मनी दो ही जगह देखेंगे। हां, इंग्लैंड में प्राकृतिक विधि विचार के विरोध में एक और स्कूल डेवलप हुआ, वो प्रमाणवादी, लेकिन वो स्वतंत्रता और क्षमता का विरोध करने के कारण नहीं, वो प्राकृतिक विचार की कल्पना के विरुद्ध विद्रोह है। ठीक है, अन्यथा हिस्टोरिकल स्कूल के रूप में इसका विरोध जर्मनी में सबसे सशक्त हुआ है। जर्मनी में आपका सेविनी आए, पुख्ता आए, गियर्क आए, इंग्लैंड में हेनरी मैन। ठीक है, तो आप देखेंगे सेविनी उस समय जर्मनी में शासन किसका रहा? नेपोलियन। नेपोलियन कौन है? फ्रांसीसी। जब सेविनी आ रहे हैं जर्मनी के बौद्धिक जगत में, उस समय नेपोलियन का शासन खत्म हुआ है, विधि के क्षेत्रों में रिक्तता है। यह सोचा जा रहा है कि कुछ कोड बनाए जाए, लागू किए जाए, लेकिन आप जब कोड बनाते हैं तो कमोवेश उस समय जो प्रचलित विधियां होती हैं उन्हीं को संकलित कर देते हैं। आप यही करते हैं, सुविधाजनक लगता है। मानव का स्वभाव है सुविधा का उपभोग। इसीलिए जब हमें कोई ज्यादा काम करता दिखता है तो मेरे मन में उसके प्रति संदेह पैदा होता है कि या तो वो आदमी नहीं है, या तो चाचा चौधरी का जन्म है जो वो इतना काम कर रहा है, और या इसका कोई निहित स्वार्थ है। आदमी तो करता ही नहीं काम। हम 5 दिन काम करते हैं इसलिए ताकि संडे में, यानी एक दिन छुट्टी वाले दिन, आराम के सभी साधन हमें उपलब्ध हो सके। उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो कीमत मेरे पास आ जाए। हम काम के लिए काम नहीं करते। वो मूर्ख होंगे भैया जो काम के लिए काम करते होंगे। हम तो वो पढ़ाते भी हैं तो इसीलिए, या कोई काम करते तो इसलिए कि हमें सुख मिले। काम करने में कोई सुख नहीं है। काम तो प्रक्रिया है, लक्ष्य तो आराम है। ठीक है, लक्ष्य तो आराम है, काम तो प्रक्रिया है सिर्फ। तो सेविनी ये जानता है कि जब काम ये प्रक्रिया है, आराम लक्ष्य है, तो सीधी सी बात है अगर इस समय कोडिफिकेशन होगा तो जो आराम तो इसी में मिलेगा, जो चल रहा है उसी को कोडिफाई करके रख दो। और प्रोफेसर हेडेलबर्ग, प्रोफेसर थिबेट, वो चैंपियन है किसके? कोडिफिकेशन के। और प्रोफेसर थिबेट ये एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने जर्मनी में नेचुरलिस्ट जो हैं, और उसी समय काउंटर में इंग्लैंड में प्रमाणवादी विचार चल रहा है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में हिस्टोरिकल स्कूल भी है, 19वीं शताब्दी में प्रमाणवादी भी है। हालांकि हिस्टोरिकल स्कूल का डेवलपमेंट हेनरी मैन उन्होंने भी किया, लेकिन उस समय जो प्रभावशाली स्थिति में है वो तो प्रमाणवादी है। लोगों की आदत होती अपने साथ समर्थन जुटा लेना, तो प्रोफेसर थिबेट ने दोनों को अपने साथ कर लिया है। और प्रोफेसर थिबेट ने एक कोड
उपयोग किया है, वो कोड कौन सा है कि लोगों को प्रसन्न करने वाली विधियां ये बनाई जानी चाहिए। अब इस कोड को जब डी कोड करेंगे तो दो बातें सामने आ जाती है कि लोग विधि बना सकते हैं और वो लोगों को प्रसन्न कर सकती है। ठीक है, ये प्रोफेसर थिबेट कह रहे हैं लोगों को प्रसन्न करने वाली विधि बनाई जानी चाहिए, कोडिफिकेशन किया जा सकता है और कोडिफिकेशन से लोग प्रसन्न होंगे, ऐसा थिबेट ने कहा। जर्मनी सेविनी इसका विरोध करना चाहते हैं, तो सेविनी ने हिस्टोरिकल स्कूल ने जो विचार प्रस्तुत किया है उसका उपयोग किया और उन्होंने कहा लोगों को प्रसन्न करने वाली विधि प्रारूप समितियों द्वारा नहीं बन सकती। ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो आप बना देते हो, ये जो बना कर देगी, ये लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकती। लोगों को प्रसन्न करने वाली विधि ये तो समुदाय की जो आंतरिक आवश्यकताएं उनको अनुभव करने के बाद स्वयं उन लोगों द्वारा बनाई जाएगी, तभी लोगों को प्रसन्न करने वाली विधि ये अस्तित्व में आ सकती। वो किसी ड्राफ्टिंग कमेटी से नहीं बनेगी। ठीक है, लोगों को प्रसन्न करने वाली विधि लोगों की आंतरिक आवश्यकता से उत्पन्न होती है, बनाई नहीं जाती। और उसमें उस समाज विशेष का लक्षण होता है क्योंकि वह उस समाज विशेष के लिए उत्पन्न हुई है, उस समाज के लोगों को प्रसन्न करने के लिए उत्पन्न हुई है। अब सेविनी इन्हें इस बात का भी उत्तर देना है कि विधियों में परिवर्तन कैसे होता है। अगर वे विकसित होती हैं तो परिवर्तनकारी ताकतें कौन सी हैं, क्योंकि आगे विधियों में परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, विधि उत्पन्न होती है, ठीक है, बनाई नहीं जाती। तो विधि में परिवर्तन यह भी दिखता है क्योंकि प्राचीन काल की जो विधि थी वो आज की विधि नहीं है। ठीक है, तो यह परिवर्तन किन ताकतों ने किया है, उन ताकतों की पहचान ये भी जरूरी है, ताकि उन ताकतों के माध्यम से जब विधि में परिवर्तन की जरूरत पड़े तो परिवर्तन किया जा सके। तो सेविनी ने चतुराई पूर्वक कहा इसी के लिए तो समय की जरूरत है कि हम ये अध्ययन कर पाए कि कौन ताकतें विधि में परिवर्तन लाती। इसलिए अभी संहिताकरण के लिए जो समय है ये मैच्योर नहीं हुआ है। ये नहीं सेविनी ने कहा कि संहिताकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन विधियों का होना चाहिए उन विधियों को ढूंढना पड़ेगा कि किन विधियों का कोडिफिकेशन होना चाहिए। इसलिए समय की आवश्यकता है, संहिताकरण अभी नहीं होना चाहिए। सेविनी ने जो हिस्टोरिकल स्कूल का उपयोग किया है वो संहिताकरण को रोकने के लिए किया है, क्योंकि उस समय कोडिफिकेशन अगर होता तो फ्रांसीसी कानून ये जर्मन का कानून होता, और ये सेविनी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल का उपयोग किया है और उन्होंने कहा कि इस समय कोडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, पहले जर्मन के लोगों को प्रसन्न करने वाली विधियों की खोज होनी चाहिए, उनके स्व का तंत्र ढूंढा जाना चाहिए और फिर कोडिफिकेशन हो। अपनी बात को धार देने के लिए, अपनी बात को आधार देने के लिए सेविनी ने जो कहा, ठीक है, वो अभी बता रहे हैं। अपनी बात को सामने रखने के लिए सेविनी ने कहा कि कानून यानी जीवन पद्धति, जीवन पद्धति यानी जीवन जीने का तरीका। ये लोगों के बीच उनकी सामाजिक संरचना, उनके तौर तरीके, ठीक है, और उनकी भाषा, इसके मुताबिक उनके बीच उत्पन्न होता है। वो अपनी सामाजिक संरचना के अनुरूप विधियों का विकास यानी जीवन प्रणाली का विकास, यानी जीवन मूल्यों का विकास, यानी जीवन पद्धति का विकास ये करते हैं। उनके बीच ये सब कुछ
ठीक है, रूढ़ियों के रूप में विकसित होता है। एक परिपाटी के तौर पर यह विकसित होना शुरू हो जाता है और धीमे धीमे जीवन की यह पद्धति रूढ़ी के नाम से उनके बीच अभिज्ञात हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद राज्य नाम का तंत्र उन रूढ़ियों को ही कानून की मान्यता ये देता है। यानी राज्य विधि के बाद है, विधि पूर्ववर्ती है, क्योंकि विधि रूढ़ि के रूप में मौजूद है। राज्य से पूर्ववर्ती है विधि, राज्य विधि को बाद में मान्यता देगा। रूढ़ि जो कुछ है वो विधि ही है, ठीक है ना। तो विधि भले ही रूढ़ि के रूप में है लेकिन जीवन को रेगुलराइज कर रही है, इसलिए उसे विधि ही माना जाएगा। हमने कहा था आपसे चीजों की एक तात्विक व्याख्या है और चीजों की एक प्रारूपिक व्याख्या है। फॉर्मली डिफाइन किया जा सकता है कि कोई चीज क्या है और क्वालिटेटिवली डिफाइन किया जा सकता है कि कोई चीज क्या है। फॉर्मली हम सब आदमी हैं और क्वालिटेटिवली हम में से कोई कोई आदमी है। ठीक है, फॉर्मली तो हम सब आदमी हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली देखें तो शायद ही हम में से कोई आदमी है। ठीक है, तो चीजों की प्रारूपिक व्याख्या है और चीजों की एक क्वालिटेटिवली एक गुणात्मक व्याख्या है, एक तात्विक व्याख्या है। तो कानून की जो तात्विक व्याख्या है, जो गुणात्मक उसकी व्याख्या है, वो गुणात्मक व्याख्या क्या है? जो जीवन को संचालित करे। संचालित मीनिंग देयर बाय जीवन को अच्छे ढंग से संचालित करे। अच्छा लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि संचालन का मतलब ही अपने में ठीक प्रकार से संचालन ये होता है। और अगर संचालन ठीक नहीं है, उसकी दिशा ठीक नहीं, तो फिर उसके लिए संचालन शब्द का उपयोग तो नहीं होना चाहिए, शेष कोई शब्द उपयोग किया जाए। और विधि की एक प्रारूपिक व्याख्या हो सकती है कि जब उस पर राज्य की मोहर आ जाए तो वो विधि है। इस रूप में भी विधि की व्याख्या हो सकती है। तो रूढ़ि विधि की तात्विक व्याख्या है, क्योंकि वो जीवन को रेगुलराइज कर रही है, इसलिए वो विधि है और उस रूप में वो राज्य से पूर्ववर्ती है। ठीक है, सेविनी ने इस ढंग की बात कही। सेविनी ने कहा रूढ़ियों का जन्म किसी भी राष्ट्र में शांत भाव से जो ताकतें काम करती हैं उनके परिणाम स्वरूप होता है, और वे ताकतें शांत भाव से काम करती हैं। एक जैसा काम करना लोगों को अच्छा लग रहा है, और जिस काम को करना अच्छा लग रहा है उन्हें, वो अच्छा है या अच्छा लगेगा ये सोचकर नहीं किया गया, पहले किया गया, बाद में जाना गया कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अतर्क बुद्धि से जीने का तरीका पैदा हुआ, और ये एक राष्ट्र का काम है। राष्ट्र अलग है, राज्य अलग है। राज्य अलग होता है, राष्ट्र अलग होता है। एक जैसी जीवन पद्धति से शासित होने वाले लोग एक राष्ट्र कहलाते हैं। सेविनी की भी यही डेफिनेशन है और हमारी भी यही डेफिनेशन है। एक जैसे, ठीक है, जीवन पद्धति से शासित होने वाले लोग, और एक जैसी जीवन पद्धति से वो शासित होते क्यों? क्योंकि उनके विश्वास, उनकी मान्यताएं, उनकी परंपराएं ये सब एक जैसी होती हैं। हम एक राष्ट्र के निवासी हैं क्योंकि हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं, हमारी परिपाटी, हमारी जीवन पद्धति ये एक है। हम सभी विषयों पर एक समान सोचते हैं, इसलिए हम लोगों में एक सगोत्रता की भावना है, एक विश्वास है जो हम सबको एक सूत्र में बांध देता है, और इस रूप में हम एक राष्ट्र का निर्माण कर देते हैं। तो रूढ़ियां राष्ट्रों में पैदा होती हैं, राज्यों में नहीं। ठीक है, जब चाणक्य इस देश में पैदा हुए, जब बुद्ध इस देश में थे, तब 2000 के लगभग 2500 राज्य ये थे।
लेकिन ये राष्ट्र एक था, ठीक है। आपका तक्षशिला, जिसे आप अफगानिस्तान कहते हैं, वहां से लेकर के और सुदूर श्रीलंका तक, क्योंकि जो लोग रह रहे थे उनकी रूढ़ियां, परंपराएं, विश्वास, जीवन पद्धति एक थी। इसलिए राष्ट्र एक था। राष्ट्र अलग बात होती है, नेशन अलग बात है, स्टेट अलग बात है। स्टेट की रचना, राज व्यवस्था इसके संचालन के लिए होती है। इस पर्टिकुलर भूभाग पर फला राज करेंगे। इसलिए राज्य राजनैतिक इकाई है जो राज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, राज व्यवस्था के संचालन के लिए स्थापित होती है। और राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई है, अर्थात उसका संबंध जीवन पद्धति इससे होता है। और एक राष्ट्र के निवासी एक पर्टिकुलर भूखंड पर हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर भूखंड पर नहीं भी हो सकते। अमेरिका में जो हिंदू रहता है वो भी एक राष्ट्र के रूप में, ठीक है, हमारा ही भाग, इसीलिए हिंदुला कहता है। आप हिंदुला की उद्देशिका को पढ़ेंगे तो कहता है कि वे हिंदू जो ऐसे स्थान के अधिवासी हैं जहां पर यह अधिनियम लागू है, तो भले ही वे वर्तमान में उस स्थान के निवासी न भी हो, तो भी उन पर यह अधिनियम लागू हो जाएगा। उस हिंदू की बात अलग है जो अमेरिका का ही नागरिक है, इंग्लैंड का ही नागरिक है, उसकी बात अलग है, वो अलग राष्ट्र का निवासी हो गया। तो राष्ट्र, इसमें कानून पैदा होता है, इसमें जीवन पद्धति के रूप में रूढ़ि का विकास होता है, और जो बाद में आपका कानून में परिवर्तित होता है। और उस राष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनकी भावना का प्रतिनिधित्व रूढ़ि करती है, क्योंकि वे जिस काम को अच्छा जानते हैं वो उस राष्ट्र में रहने वाले सारे लोग अच्छे के रूप में जानते हैं, और उसी ढंग से जीना वे शुरू कर देते हैं। और वो जीवन पद्धति उनके यहां अतर्क बुद्धि से उत्पन्न होती है, किंतु उनकी राष्ट्रीय भावना का परिचायक होती है, ठीक है ना। राष्ट्रीय भावना जो उनमें पाई जा रही, राष्ट्रीय भावना, ये सब वैसा चाह रहे हैं। यानी विधि राष्ट्रीय भावना की उपज है, और इस राष्ट्रीय भावना को ही सैविनी के शिष्य पुख्ता ने लोक चेतना का नाम दिया। सैविनी ने क्लियर लोक चेतना की व्याख्या नहीं की है कि लोक चेतना क्या है। वो कहते हैं सहज प्रवृत्ति, यानी लोग जैसे जीना चाहते हैं वो उनकी सहज वृत्ति होती है। सहज वृत्ति यानी जो आपको कोई सिखाता नहीं है। जैसे शेर की सहज वृत्ति है मांस खाना, शेर की सहज वृत्ति है कि जो उससे दौड़ रहा है उसे पकड़ लेना, एनिमल इंस्टिंक्ट जिसे बोला जाता है, जो कोई सिखाता नहीं है। आपको बहुत सी बातें कोई नहीं सिखाता, आप सीखे हुए हैं, वो एनिमल इंस्टिंक्ट के रूप में आप में मौजूद है। सांप को कोई बताता नहीं काटो, वो काटता ही है, उसकी सहज वृत्ति है। तो वो कहते हैं लोक चेतना इसमें शामिल क्या क्या है, मानवों की सहज वृत्ति के कारण वो जो कुछ करना चाहते हैं वो, यदि उनकी सहज वृत्ति, उनकी परिपाटियां, ठीक है। फिर उनमें कोई होता है जो कहता नहीं ये होना चाहिए, सहज वृत्ति, परिपाटी, प्राधिकार, इस सब को मिलाकर लोक चेतना का निर्माण होता है, और वो लोक चेतना फिर रूढ़ि के रूप में मान्यता देती है। हेनरी मैन ने भी सैविनी की लोक चेतना को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि सैविनी की जो लोक चेतना है वो कुछ नहीं है, मानव की जो प्रवृत्ति है, मानव की जो प्रकृति है, उसके जो विचार हैं, उसके जो विश्वास हैं, उसकी अपनी जो संस्थाएं हैं, उनके परस्पर संघर्ष से जो कुछ अच्छे के रूप में उन लोगों के मध्य विश्वास किया जाता है, वो अच्छा है या नहीं ये पता नहीं है, क्योंकि विश्वास, इन सारी चीजों में संघर्ष हुआ, एक थॉट, एक विचार निकल कर आया। वो थॉट यूजफुल होगा, फ्रूटफुल होगा, ये तो आगे तय होगा, अभी तो ये अंधा है। तो हेनरी मैन कहते हैं कि सैविनी की जो लोक चेतना है ये मनुष्य के विचारों, प्रवृत्तियों,
विश्वासों और संस्थाओं की परस्पर प्रतिक्रिया से उत्पन्न अंधविश्वास है। वो ऐसा विश्वास करते हैं कि इसके मुताबिक अगर जीवन पद्धति निर्धारित की जाएगी तो फिर वो ठीक जीवन पद्धति होगी। ऐसा हेनरी मैन ने बताया है लोक चेतना के बारे में। सैबिनी ये कहता है कि रूढ़ि के रूप में कानून उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें सहजता का तत्व होता है, और चूंकि वो रूढ़ि सबके विश्वास के मुताबिक पैदा हुई है, इसलिए सब नैतिक रूप से अपने को बाध्य अनुभव करते हैं कि हमें इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरी उपज है। ठीक है, प्रमाणवादियों ने विधि के अनुपालन के बंधन में भय का तत्व पाया है कि लोग भयभीत इसलिए कानून का पालन करते हैं। सैबिनी कहता नहीं, नैतिकता दबाव नहीं, नैतिकता भय नहीं, नैतिकता ये विधियों के अनुपालन के पीछे बंधन के रूप में काम कर रही, क्योंकि लोगों ने ही इसे बनाया है। विधि में सहजता के और उसके पालन में नैतिकता के दबाव के तत्व को सैबिनी देखता है। सैबिनी कहता है प्रारंभ में विधि का विकास सहज रूप में होता है। ठीक है, रूढ़ि के रूप में विकसित हो गई वो। फिर वो कहता है कि न्याय शास्त्री जो समाज में होते हैं, विधिवेत्ता जो समाज में होते हैं, वे इस विधि से जो रूढ़ि के रूप में है संव्यवहार शुरू करते हैं, और फिर इसका टेक्निकल तकनीकी पक्ष इसका विकास शुरू हो जाता है। क्योंकि तकनीकी पक्ष यानी कुर्सी में 4 पैर होते हैं तो फिर 4 ही बनाए जाए, ठीक है ना। तो विधि का मतलब तकनीकी तौर पर जो कुछ होना चाहिए कानून में, वो राज्य से मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, उसे लागू करने के लिए एक तंत्र हो, तो उसके तकनीकी पक्ष का विकास विधिवेत्ताओं द्वारा शुरू कर दिया जाता है, जो प्रारंभ में बड़े सरल रूप में उत्पन्न हो गए। ठीक है ना, बड़े सरल रूप में विधि उत्पन्न होती है, कालांतर में उसके तकनीकी पक्ष का विकास विधिवेत्ताओं द्वारा शुरू किया जाता है, और जो सरल रूप में लोगों से उसके संबंध के कारण वो उत्पन्न हुई, वो विधि का राजनैतिक पक्ष है। उसे वो राजनैतिक पक्ष नाम देता है, और विधिवेत्ता जो उसमें विकास शुरू कर रहे हैं वो विधि का तकनीकी पक्ष है। और कहता है सारी विधियों में राजनैतिक पक्ष भी होता है और तकनीकी पक्ष भी होता है, दोनों होते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी विधि में राजनैतिक पक्ष कम हो, तकनीकी ज्यादा हो, और किसी में तकनीकी पक्ष कम हो, राजनैतिक पक्ष ज्यादा हो। जैसे पारिवारिक विधियां, उनमें राजनैतिक पक्ष ज्यादा होता है, तकनीकी पक्ष कम होता है। विवाह कैसे करेंगे कोई नहीं बता रहा, जैसे भी करते हो वैसे करोगे ये बता रहा है। राजनैतिक पक्ष ज्यादा है, तकनीकी कम है। जो व्यापारिक विधियां होती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तकनीकी पक्ष ज्यादा है। हम प्रोमिसरी नोट तभी मानेंगे जब उसमें ये चीजें हों। तकनीकी पक्ष ज्यादा है, राजनीतिक पक्ष कम है, ठीक है, लेकिन दोनों होंगे, सैबिनी ये कहता है। लेकिन ये बात सबस्टेंटिव लॉज के संबंध में सही है, ठीक है, कि सबस्टेंटिव लॉ में राजनीतिक और तकनीकी पक्ष दोनों होंगे, और राजनीतिक पक्ष लोगों की लोक चेतना से उत्पन्न हुआ होगा, ठीक है ना। लोक चेतना से राजनीतिक पक्ष आता है, क्योंकि राजनीतिक पक्ष क्या है, लोगों से उसका जुड़ाव, लोग वैसा चाहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब राजनीतिक पक्ष लोक चेतना की उत्पत्ति है। लेकिन ये बात सबस्टेंटिव लॉज के संबंध में तो सही लगती है, प्रक्रिया विधि के संबंध में ये बात गलत लगती है, क्योंकि हमने भी कई बार अनुभव किया, उन्होंने कहा फलाने कत्ल किया, उसे फांसी दे दो। यानी विचार होने नहीं चाहिए। आपने कह दिया उसने कत्ल किया, बस मान लें हम कत्ल किया उसने, उसे फांसी दे दें। लोगों की इच्छा तो यही है, लेकिन न्याय की मांग ये नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ उस पर आरोप है, और जिसने लगाया है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का नहीं है। और उसकी बात को हम झूठ क्यों माने, वो कहता हमने नहीं किया। तुम में कौन तो सुरखाब के पर लग रहे जो उसमें नहीं है।
क्यों हम गलत माने उसको? देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर द जेन्युइननेस ऑफ योरसेल्फ एंड फॉर द गिल्टीनेस ऑफ दैट पर्सन। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, क्यों मान ले हम? लेकिन लोक चेतना इसके पक्ष में है कि उसे फांसी पर लटका दो। इसका मतलब प्रक्रिया लोक चेतना से उत्पन्न नहीं होती और विचारक को उत्तर सब बातों को देना पड़ेगा। तो सैविनी के सामने ये समस्या है। सैविनी ये जानते हैं कि प्रक्रिया विधि ये लोक चेतना की उपज नहीं होती, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो सैविनी इंटेलेक्चुअल उसी को कहते हैं जो हर बात का जवाब अपनी बुद्धि से दे देता है। कहते हैं किसी पूछा गया कि पॉलिटिकल लीडर कौन, तो वो उसने कहा कि जो एकदम निश्चित बता सके कि कल क्या होगा, एकदम तय बता दे कि कल ये होगा। तो बोले ये तो ज्योतिषी होता है, पॉलिटिकल लीडर कहां होता है? बोले नहीं, ज्योतिषी और पॉलिटिकल लीडर में फर्क है। कल जब वैसा नहीं होगा तो पॉलिटिकल लीडर ये भी बता देगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो बताएगा हमने तो सही बात बताई थी। कल हम एक वो देख रहे थे, उसमें दिखाया जा रहा था अखिलेश यादव, ठीक है, आम आदमी पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव सब कह रहे थे मोदी अगले 15 अगस्त को 11वीं बार झंडा नहीं फहराएंगे, ये लिख के रख लो। और कल उन्होंने फहरा दिया, ठीक है। अब उनसे पूछो कि तो वो बता देंगे क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो पॉलिटिकल लीडर इसी को कहते हैं। तो बिल्कुल कतई कंफर्म कह रहे थे कि 11वीं बार झंडा वो नहीं फहराएंगे। झंडा मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहां तक कह रहे कि झंडा नहीं फहराएंगे, इससे मेरा मतलब है लाल किले पर नहीं फहराएंगे, अपने घर पे भले ही फहराएं। उन्होंने कल लाल किले पे ही फहराए, जे अपने घर पे फहरा रहे थे, ठीक है। हो सकता है भाई ये तो अपने घर पे ही फहरा रहे थे और कहां फहरा रहे थे, वो लाल किले पे ही फहरा रहे थे। लेकिन इनसे पूछो तो ये बता देंगे क्लियरली ऐसा क्यों हुआ। तो इंटेलेक्चुअल इसी को कहते हैं। सैविनी, इनसे पूछा गया कि भाई लोक चेतना प्रक्रिया विधि के तो खिलाफ है, तो प्रक्रिया विधि का विकास कैसे होता है? तो उसका सैविनी ने उत्तर दिया है। सैविनी ने कहा कि प्रक्रिया विधि का विकास विधि शास्त्री करते हैं, विधिवेत्ता करते हैं। तो उन्होंने कहा जो विधिवेत्ता करते थे लोक चेतना की उपज कहां है? उन्होंने कहा नहीं, विधिवेत्ता लोक चेतना के न्यासी के तौर पर प्रक्रिया विधि का विकास करते हैं। उन्होंने कहा लोक चेतना किस पक्ष में है? लोक चेतना इस पक्ष में है कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। ये अलग बात है, वो आरोपित को दोषी मान रहे हैं, ठीक है, वो आरोपित को दोषी मान रहे हैं। लेकिन लोक चेतना है क्या? लोक चेतना यह है कि दोषी को सजा मिले। तो जो विधिवेत्ता है वो लोक चेतना का न्यासी है, वो लोक चेतना के इस भाव के मुताबिक कि दोषी को सजा मिले, आरोपित को नहीं, इस भाव के साथ लोक चेतना के न्यासी के तौर पर काम करता है। और लोक चेतना के न्यासी के तौर पर वो सम्यक न्याय निर्णय के लिए प्रक्रिया विधि का निर्माण ये कर देता है। तो प्रक्रिया विधि में अंततः लोक चेतना की ही उपज हो गई। इस तरह सैविनी ने बात को अपनी रखा है। लेकिन सैविनी की बात जब आधुनिक समाजों में हम देखते हैं तो ठीक नहीं दिखाई देती और वहीं पर सैविनी की आलोचना होती है। जब हम वर्तमान में देखते हैं तो विधियां लोक चेतना की उपज ये नहीं दिखाई देती, बल्कि ये दिखाई देता है कि कुछ विधियां समाज के केवल कुछ प्रभावशाली वर्ग इसकी इच्छा के मुताबिक बन गई। लोग दबाव देकर विधि बनवा लेते हैं, ठीक है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके व्यक्तित्व ने दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं को प्रभावित कर दिया। कार्ल मार्क्स है, ठीक है। ऐसे न्यायाधीश जैसे हमारे यहां जस्टिस भगवती हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जिन्होंने लोक चेतना के अनुरूप नहीं अपनी व्याख्या के मुताबिक, ठीक है, विधि निर्माण को प्रभावित कर दिया है। तो विधियां सदैव लोक चेतना की उपज है, यह बात सही नहीं है। और फिर हर विधि
लोक चेतना की उपज नहीं है। जो हमारी पारिवारिक विधियां हैं वो जरूर लोक चेतना की उपज है, लेकिन जो हमारी आपराधिक विधियां हैं उनमें तो कई सिद्धांत रोमन विधि और दूसरे देशों के भी हैं, और उनको सहजता के साथ पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया है। तो समस्त विधियां लोक चेतना की उपज होती है, ऐसा नहीं है। फिर लोक चेतना हमेशा स्थितियों में बदलाव की विरोधी होती है। लोक चेतना हमेशा इस फेवर में होती है कि जो यथास्थिति है वो बरकरार रखी जाए, जबकि लोक चेतना के विरुद्ध जाकर विधायन के माध्यम से स्थितियों में परिवर्तन लाया जाता है, चाहे दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो, चाहे फैक्ट्रीज एक्ट हो। हर बार लोक चेतना के अनुरूप विधि का निर्माण होता हो यह भी नहीं है। कई बार हितों के संघर्ष से कानूनों का निर्माण होता है। श्रमिक और इंडस्ट्री होल्डर, इनका हित परस्पर संघर्ष कर रहा है, इनमें सामंजस्य बिठाना है औद्योगिक शांति के पक्ष में। ऐसा भी ना हो कि श्रमिक इतने अधिकार पा जाए कि इंडस्ट्रियलिस्ट का जो इंडस्ट्री खड़ा करने का उत्साह है वही ठंडा हो जाए, क्योंकि उसे लगे हम ससुर खड़ा भी करें, हमें कोई लाभ भी नहीं, हमारा नुकसान ही नुकसान। और ऐसा भी ना हो कि इंडस्ट्री होल्डर शोषण करे उनका, न्यूनतम मजदूरी कानून भी हो तो हड़ताल मुद्दों पर ही होगी, अनावश्यक नहीं। इसके संबंध में भी व्यवस्था हो और दोनों के बीच संघर्ष हो तो ट्रिब्यूनल्स हो जो एडजुडिकेशन कर सके गलत को। तो हितों के संघर्ष से कानून ये भी पैदा होता है। सेबिनी की बात मान ले तो एक निराशा आ जाती है, इसका मतलब हम इंतजार करें जब कानून पैदा होगा तब होगा, फिलहाल तो कुछ नहीं। तो लोक चेतना का सिद्धांत एक विधिक निराशावाद इसे भी जन्म देता है, एक क्षेत्रीयता की भावना इसे जन्म देता है। ये सेबिनी की आलोचना है। ठीक है, अब सवाल उठता है हमारे अपने देश का कि अगर विधि लोक चेतना की उपज है तो हमारे देश में तो अधिकांश विधियां पारिवारिक विधि को छोड़ दो, बाहर की विधियां, चाहे वो संविदा से संबंधित विधि हो, चाहे टॉर्ट हो, ठीक है, चाहे सती प्रथा निरोधक कानून हो, ये सब लोक चेतना के विरोध में है। फिर उन्हें अत्यंत शांतिपूर्वक ही नहीं बल्कि उनका स्वागत करते हुए यहां कैसे अपना लिया गया, क्योंकि वे हमारी तो नहीं है। ठीक है, तो इस बात का उत्तर ऐसे दिया जाता कि नहीं, हमारी विधिक व्यवस्था बाहर से आयातित भले ही हो गई हो लेकिन लोक चेतना के अनुरूप है। कारण यह है कि पहले जिस समय ये वर्तमान लीगल सिस्टम इंपोर्ट हुआ उस समय की जो विधिक दशा है वो इतनी विभेदपूर्ण है। एक महिला एक पुरुष के खिलाफ गवाही दे, ठीक है, और एक पुरुष कहीं गवाही दे, ठीक है ना, तो दो महिलाओं की गवाही बराबर एक पुरुष की गवाही। ठीक है, हिंदू के खिलाफ मुसलमान गवाही दे, ठीक है, तो मान्य है, मुसलमान के खिलाफ हिंदू गवाही दे, मान्य नहीं। ये जो विभेद है, किसी ने किसी के घर के वाले की हत्या कर दी, पैसे दे दिए, बात खत्म। ठीक है, ये जो स्थिति है ये इतनी खराब है कि जब विधि इंपोर्ट होकर आई तो जब लोगों ने अच्छा अनुभव किया तो जो कुछ बनकर आया वो लोक चेतना की उपज तो हुआ। और आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में, और शुरुआती दौर तो छोड़ो, आज भी राज्य लोगों की पारिवारिक विधि में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ठीक है, शुरुआत से ही हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ से, पर्सनल मैटर्स से बहुत मतलब नहीं रखा, क्योंकि उसमें लोक चेतना अपने सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहती थी। और अगर विधायन किया भी तो जो लोक चेतना के अनुरूप था उसी को कर दिया।
और तीसरी स्थिति, अगर बदलाव भी लाए, जैसे विधवा पुनर्विवाह शुरू किया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया, तो उसी समाज से जब आवाज उठी, समाज सुधारकों के द्वारा उठाई गई, समाज सुधार के लिए आवाज उठी और उस विचार के समर्थक पैदा हो गए, तब फिर उन विषयों पर विधायन किया या बदलाव लाए, तो लोक चेतना की उपस्थित हो गया। ठीक है, या फिर उन विषयों पर विधायन किया जिन विषयों पर विधि थी ही नहीं, म्यूट थी। ठीक है ना, उन विषयों पर भी विधायन किया। तो अंततः हमारे देश में भी विदेशी सिस्टम अडॉप्ट होने के बाद भी ये कहा जा सकता है कि विधियां लोक चेतना की उपज है। और आपको हमने कहा कि विचारक कोई हो, वो अपने में संपूर्ण नहीं है, वो एक चीज देखता है। ये सही है, स्वतंत्रता शक्ति और अधीनता से मुक्ति भी है, और स्वतंत्रता स्वतंत्र का विकास भी है। लेकिन हर व्यक्ति एक ही चीज देख पाता है, सविनी ने एक चीज देखी है, और हमें संपूर्ण जानकारी के सबको पढ़ना पड़ता है। तो ये आपका सविनी कंप्लीट हुए। कल हम लोग मेन पर बात करेंगे और कुछ पुख्ता भी और गियर के बारे में भी बात कर लेंगे, उसका लगभग ये खत्म होगा हिस्टोरिकल।